हाय फ्रेंड्स, इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट सेक्शन सेक्शन एज इन चैप्टर नंबर 2 एसएफएम का, और जो पूरा का पूरा इलेक्टिव सब्जेक्ट आपको दिया हुआ है रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, वो ये जो सेक्शन है ये बहुत ही रिसेंट इंट्रोडक्शन है सीए फाइनल के करिकुलम में या सीए के कंप्लीट करिकुलम में। पहले इस टाइप का कोई भी सेक्शन हुआ नहीं करता था रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। ऐसे कोई बहुत डिटेल डिस्कशन नहीं था, कहीं पे लिख दिया है थोड़ा बहुत तो बात अलग है। ये इंट्रोड्यूस करने के पीछे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है। एक जमाने में जो ऑर्गेनाइजेशंस होती थी उनका पूरा फोकस होता था रिटर्न वाले पार्ट पे कि क्या कैसे कमाना है, ठीक है। मॉडर्न टाइम में अब ऑर्गेनाइजेशंस का फोकस है रिस्क एंड रिटर्न दोनों को मैनेज करने में, दोनों के ऊपर फोकस करने में। तो क्योंकि फोकस अब दोनों की तरफ आ चुका है, तो एक इंडस्ट्री ग्रो कर रही है बहुत ही रैपिडली, जो है रिस्क मैनेजमेंट की इंडस्ट्री। और फिर आईसीआई ने सोचा है कि अगर हमारा करिकुलम रिस्क मैनेजमेंट को अडॉप्ट कर पाए तो हमारे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बढ़िया होगा। तो इसी रीज़न से हमारे करिकुलम में रिस्क मैनेजमेंट को ऐड किया हुआ है। अगर आप देखो तो रिस्क मैनेजमेंट एज एन इंडस्ट्री का काफ़ी ज़्यादा फाउंडेशन या काफ़ी सारा फाउंडेशन जो है वो सीए करिकुलम कवर कर लेता है। तो आपके पास में फाउंडेशन अवेलेबल है, बस आपको बाकी की बिल्डिंग खड़ी करनी है रिस्क मैनेजमेंट की, अगर आप उस प्रोफेशन में जाना चाहते हो। तो रिस्क मैनेजमेंट वैसे ही प्रोफेशन है जैसे ऑडिटिंग प्रोफेशन है, कंसल्टेंसी, टैक्स कंसल्टेंसी वगैरह प्रोफेशन है, वैसे ही रिस्क मैनेजमेंट भी एक प्रोफेशन है, ठीक है। उसकी ग्रोथ को देखते हुए हमारे आईसीआई ने डिसाइड किया कि इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया जाए, इस पूरे सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया जाए, ठीक है। इस चैप्टर में दो सेक्शंस आते हैं। पहला सेक्शन जो है वो है एक थ्योरेटिकल डिस्कशन जहां पे हमें अलग अलग टाइप की रिस्क को समझना है, और दूसरा जो सेक्शन आता है वो है वैल्यू एट रिस्क, जो कि एक न्यूमेरिकल सेक्शन है जहां पे आपको कैलकुलेशंस करनी है। मेरा गोल ये है कि मैं थ्योरेटिकल जो कॉन्सेप्ट्स है जो कि इजी टू अंडरस्टैंड है उनके कॉन्सेप्ट्स में आपको समझा दूं, उसके की पॉइंट्स अगर कुछ हो तो वो मैं आपको समझा दूं। बट जो रिमेनिंग सेक्शन है, जो कचरा लिखा हुआ रहता है कंटेंट में, वो सब आप एक बार ओवरव्यू कर लो, पढ़ लो। उसमें उसको पढ़ने में मैं एक बार उसको पढ़ूं, उसमें कुछ समझाने लायक ना हो, आपको भी कुछ लगे कि क्या ही कर रहा है इंसान, तो वो सब करने से बेटर है कि कॉन्सेप्ट आप मेरे से समझ लो, बाकी आप थोड़ा सा अपना पढ़ लो। ज़्यादा पेजेस भी नहीं है, 6 पेजेस आएंगे मैक्सिमम, 5 ही पेजेस है, और एक बार आपको समझ में आ गया तो आपको टाइम भी नहीं लगेगा। बट ये पढ़ना जरूर है क्योंकि ये रिसेंट इंट्रोडक्शन है, तो एग्जाम में हर बार टेस्ट हो रहा है, तो आपको अगर पता है तो आप 100% आंसर कर पाओगे, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ के जाना है इसको। सेकंड सेक्शन जो मैंने बोला वैल्यू एट रिस्क वाला, उसको हम पूरा इन एंड आउट डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। जब मैं कह रहा हूं डिटेल में पढ़ेंगे तो उसका मैं एक बार बता देता हूं कि मैं क्यों कह रहा हूं डिटेल में पढ़ेंगे। उतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे जितना डिटेल में मैं बाकी जगह पे पढ़ाता हूं, बट फिर भी डिटेल में पढ़ेंगे। एक रिलेशन बता देता हूं इस चैप्टर का और मेरा रिलेशन क्या है। तो मैं बाय प्रोफेशन क्वालिफिकेशन एफआरएम हूं, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर। ये मिलता है गार्प यूएसए। तो यूएसए की बॉडी, जैसे हमारा इंडिया में आईसीआई है, लोगों को सीए बनाता है, आप उसके मेंबर बनते हो, वैसे ही यूएसए में बॉडी है ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ रिस्क प्रोफेशनल्स। मैं उस बॉडी का मेंबर हूँ, ठीक है। उसके लिए भी एग्जाम्स पास करनी पड़ती है और काफ़ी डिफिकल्ट टफ होता है। वो सब पास करने के बाद में आई बिकेम एफआरएम। मैं एफआरएम का ही करिकुलम पिछले 4 साल से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो वहां पे अराउंड 9 टॉपिक्स है जो हम वहां पे पढ़ते हैं, जो डायरेक्टली रिलेटेड है रिस्क मैनेजमेंट के वैल्यू एट रिस्क सेक्शन से। तो ये वाला जो पोर्शन है वैल्यू एट रिस्क, इसके ऊपर मैं वहां पे 9 चैप्टर्स पढ़ा रहा हूँ पूरे के पूरे, ठीक है। मेरे पास में डिटेल्स बहुत है लेकिन आपके काम की नहीं है, तो मैं वहां से अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे कैरी करके लेके आऊंगा, और मैं आपका ये जो कॉन्सेप्ट है उसको इतना मक्खन बना दूंगा, इतना ईजी बना दूंगा कि आपको कोई भी या किसी भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं जाएगी, ठीक है। सो शुरू करते हैं हम लोग डिस्कशन। एंड एक और चीज़ है जो इंफॉर्मेशन आपको देनी थी, मैं प्लान कर रहा हूँ अगस्त में, अगस्त 2022 में सीए फाइनल एसएफएम की लाइव बैच, 1 मंथ लाइव बैच, डेली 4 आवर्स इवनिंग, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप जो ये वीडियो आप यूट्यूब पे देखोगे, ये यूट्यूब के लिए ही बना रहा हूँ मैं, तो ये जो वीडियो आप यूट्यूब पे देखोगे, वहां पे आप कमेंट में डाल दो कि आप ये बैच ज्वाइन करना चाहते हो। फीस नॉमिनल रखेंगे, बहुत ज़्यादा फीस नहीं है इसकी। सो
तो आपको कमेंट करके बता देना है कि आप ज्वाइन करना चाहते हो। सो वी विल प्रोवाइड यू लिंक कि कैसे करना है, क्या करना है। सो सब अरेंजमेंट हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो अब टॉपिक का डिस्कशन हम लोग शुरू करते हैं, जीरो से स्टार्ट करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट को समझेंगे, क्या होता है, कैसे होता है, एंड देन उसके बाद में धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते हुए जाएंगे। एक ज़माना था, जैसे हमने डिस्कस किया, जब कंपनीज जो है वो फोकस करती थी एक ही चीज़ पे, रिटर्न पे। अब जो ज़माना आ गया है वो ज़माना है रिस्क एंड रिटर्न दोनों का, ठीक है, रिस्क प्लस रिटर्न। तो क्यों ऐसा करना पड़ा? तो क्या होता है ना, आपने समझा होगा कि मोर रिस्क मोर रिटर्न, राइट। मोर रिस्क मोर रिटर्न, इसी का उल्टा भी होता है, मोर रिटर्न मोर रिस्क। अगर आप रिटर्न के पीछे बहुत ज्यादा भाग रहे हो, मतलब आप धीरे धीरे रिस्क को भी बढ़ाते जा रहे हो। तो पहले जमाने में जब कंपनीज जो है वो रिटर्न के ऊपर ही फोकस करती थी और उसी के पीछे भागती थी, और वो रिटर्न को ऑप्टिमाइज करने के चक्कर में रिटर्न इतना ज्यादा प्रोड्यूस करने का गोल बना लेती थी कि उनकी रिस्क बढ़ जाती थी और उन्हें पता भी नहीं चलता था, ठीक है। वो एक जमाना था। तो आज की डेट में हम एक बैलेंस बना के चलते कि इतना ही रिटर्न लेके जाना है या इतना ही रिटर्न का टारगेट बनाना है कि रिस्क बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए, ठीक है। मान लो आपने चिट फंड में देखा होगा, 21 दिन में पैसे डबल, राइट। ऑब्वियसली रिस्क भी ज्यादा होती है, तो रिस्क ज्यादा होती है तो रिटर्न ज्यादा होता है, रिटर्न ज्यादा होता है तो रिस्क ज्यादा होती है। ये प्रिंसिपल है, ये कनेक्टेड है दोनों को लेकर, दोनों चीजें, ठीक है। आपको रिटर्न तो बहुत अच्छे से समझ में आता है, रिस्क वाला पार्ट जो है वो समझना है। मतलब कि आप रिस्क क्या होती है वो समझा देता हूं। कि मान लो आप एक पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करके 1 साल में 1 लाख कमा सकते हो। मान लो 10 लाख आपने इन्वेस्ट किए हुए और आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करके 1 लाख और कमा सकते हो। उसी के साथ में एक रिस्क लिंक होके आती है कि आप शायद 20-30 हजार गवा भी दोगे, उस इन्वेस्टमेंट के चक्कर में आप 20-30 हजार गवा दोगे। सो ये जो पार्ट था कि आप 1 लाख कमा लोगे, ये रिटर्न का पार्ट हुआ, और 20 हजार जो आप गवा सकते हो वो हो गया रिस्क का पार्ट, ठीक है। रिटर्न एंड रिस्क, तो इस तरीके से रिस्क एंड रिटर्न का डिवीजन होता है। अगर रिटर्न को डिनोट करना है तो आर से डिनोट किया जाता है, और रिस्क जो है वो मेजर की जाती है सिग्मा के थ्रू, ठीक है। सो सिग्मा इज द मेजर ऑफ रिस्क। क्या होता है, कैसे होता है, वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में आप पढ़ ही लोगे, ठीक है। और अगर आप ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बाद देख रहे हो, चैप्टर के बाद में देख रहे हो, तो बहुत ही बढ़िया। आइडियली ये जो टॉपिक है वो आपने पढ़ना चाहिए अगर आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का ओवरव्यू एटलीस्ट खत्म हो चुका है तो ही। रिस्क मैनेजमेंट जो एज अ इंडस्ट्री है, ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है बैंक्स, दोनों टाइप की, कमर्शियल बैंक एंड इन्वेस्टमेंट बैंक। कमर्शियल बैंक मतलब वही जो सेविंग एंड लोन बैंक होती है, मतलब डिपॉजिट लेगी, लोन देगी। तो ये जो फॉर्मेट है, ये इस टाइप की जो बैंक होती है उसे हम कमर्शियल बैंक कहते हैं। और जो इन्वेस्टमेंट बैंक होती है उनका काम होता है इन्वेस्टमेंट्स करना, मर्जर एक्विजिशन में एडवाइजरी प्रोवाइड करना एंड इस टाइप के काम, ठीक है। एज अ डीलर काम करते हैं वो लोग। सो ये जो पर्टिकुलर सेटअप है इन्वेस्टमेंट बैंक का, ये काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, करोड़ों हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट करते हैं अलग अलग कंपनीज में। तो ये कंपनीज को हमेशा ये चेक करना पड़ता है कि वो कितनी रिस्क लेके चल रहे हैं, ठीक है। कि मान लो उन्होंने 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दिया और ऐसा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है कि उसमें 500 करोड़ का लॉस आ सकता है, ठीक है। तो ये बहुत रिस्की इन्वेस्टमेंट हो गई। मान लो अगर उसमें 10 करोड़ का ही लॉस आ सकता है तो कम रिस्क की इन्वेस्टमेंट हो गई। सिंपल है, रिस्क को आप समझ पा रहे हो कि ज्यादा लॉस हो सकता है तो ज्यादा रिस्क है, कम लॉस हो सकता है तो कम रिस्क है। ये जो रिस्क कंपनीज ले रही है, ये रिस्क कितनी लेनी चाहिए, कितनी लेनी चाहिए? 500 करोड़ का लॉस चलाना चाहिए कंपनी ने या 10 करोड़ में रुकना चाहिए? तो कोई एक इंसान बोलेगा कि कम रिस्क रखो। तो एक्चुअल कॉन्सेप्ट ये होता है कि पहले तो आपको अपनी रिस्क एपेटाइट डिसाइड करनी है। रिस्क एपेटाइट, कितनी भूख है, कितनी रिस्क ले सकते हो आप। रिस्क एपेटाइट जो है वो डिपेंड करती है कि कितना कैपिटल आपके पास में। मान लो एक इन्वेस्टमेंट बैंक के पास में लगभग 1000 करोड़ का कैपिटल है, तो डेफिनेटली वो थोड़ा चलेगा उसको कि 500 करोड़ की रिस्क ले भी लेते, लेकिन वो जो 10,000 करोड़ वो इन्वेस्ट कर रही है, वो 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ बन सकते हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट में सिर्फ 500 करोड़ की रिस्क लेनी पड़ रही है, और कैपिटल जो है वो 1000 करोड़ का है कंपनी के पास में। तो मान लो अगर लॉस जनरेट भी हो जाता है, प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस जनरेट हो गया, तो ये जो लॉस जनरेट होगा, ये लॉस को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा इस कैपिटल के थ्रू। तो ये हो गई रिस्क एपेटाइट।
अब सेम अपॉर्चुनिटी मिल गई मान लो एक दूसरी कंपनी को जिसके पास में कैपिटल है 50 करोड़, रिस्क बन रहा है 500 करोड़ का, मतलब अगर लॉस हुआ तो लॉस हो सकता है 500 करोड़ का। तो भैया अगर आपने ऐसी पोजीशन ले ली तो कल कंपनी भी बंद करनी पड़ सकती है, तो आपकी रिस्क एपेटाइट कम है। तो आपको टारगेट करना चाहिए कि आप 10 करोड़ के आसपास में रिस्क अगर लेते तो ठीक है, बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेनी चाहिए। सो रिस्क कितनी लेनी है ये डिपेंड करता है रिस्क एपेटाइट पे। आपकी रिस्क एपेटाइट ज्यादा होगी तो आप रिस्क ज्यादा ले पाओगे, रिस्क ज्यादा ले पाओगे तो रिटर्न ज्यादा प्रोड्यूस कर पाओगे। ठीक है, तो ये हो गया बहुत ही ऊपर ऊपर से रिस्क मैनेजमेंट या रिस्क का कॉन्सेप्ट, रिस्क एंड रिटर्न दोनों। तो जब ऑथर लोगों ने डेफिनेशन प्रोवाइड किया था ना रिस्क का, तो कैसा था कि ये जो रिस्क है, रिस्क के साथ में रिटर्न को भी लिंक कर दिया था, क्योंकि रिस्क बढ़ती है तो रिटर्न बढ़ता है, रिस्क कम होती है तो रिटर्न कम होता है। सो दोनों एक दूसरे के साथ में काफी ज्यादा लिंक्ड है। क्योंकि ये दोनों लिंक कॉन्सेप्ट्स हैं, इसी रीजन से डेफिनेशन काफी अलग तरीके से चलती है, जो हम डेफिनेशन के टाइम पे पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं। मान लो ये हो आप, और आपके पास में है 1 लाख रुपए, और आप इन्वेस्ट करना चाहते हो स्टॉक्स में, और आपके पास में है स्टॉक ABC, 10%, 20%, 30%, ये है रिटर्न। और रिस्क है, रिस्क को डिनोट किया जाता है परसेंटेज के फॉर्म में, 5%, 9% एंड 15%। ठीक है, तो ये होगी रिस्क। तो अब आप अपनी रिस्क एपेटाइट डिसाइड करोगे और उसके हिसाब से एक कॉल लोगे कि मैं किस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करूं या मैं कॉम्बिनेशन बनाऊं जिस कॉम्बिनेशन में मैं इन्वेस्ट करूं। तो ये डिपेंड करता है कि आपका रिस्क एपेटाइट, आपके पास में इस 1 लाख के अलावा और कितना पैसा है। मान लो आपने ये 1 लाख डिपॉजिट कर, ये 1 लाख जमा कर दिया, ठीक है, इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन आपके पास में और 10 लाख जमा पड़े, डिपॉजिट पड़े हुए हैं, तो आपके लिए इतना कोई बहुत मटेरियल चीज नहीं है, आप सीधा सी को भी चूज कर सकते हो। मान लो आपके पास में सिर्फ इतना ही है, 1 ही लाख है इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप डेफिनेटली सिर्फ और सिर्फ ए में ही इन्वेस्ट करोगे। ठीक है, क्योंकि आपके पास में उतना बफर नहीं है लॉस को एब्जॉर्ब करने के लिए। गॉट इट? सो ये हो गया सेकंड, आपसे रिलेट करके बता दिया है कि कैसे कैसे ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपसे लिंक होता है। गॉट इट? सो रिटर्न को देखते हुए आपको रिस्क को भी देखना है। भैया सबको अच्छा लगता है कि ज्यादा से ज्यादा रिटर्न ले, लेकिन ये जो रिस्क वाला पार्ट है वो अगर आपकी एपेटाइट से ज्यादा होते जा रहा है तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। राइट? तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप इतनी ज्यादा रिस्क ना ले लो रिटर्न के चक्कर में कि आप फटके अलग हो जाओ, है ना। चलो, तो ये था अगेन सेकेंड बेसिक ओवरव्यू। तो ये मेजर कैसे किया है, ये जो रिस्क वाला पोर्शन है या ये रिटर्न वाला पोर्शन है। तो रिटर्न को पोर्शन, अगर वही है, आप पोर्टफोलियो के बाद अगर इस चैप्टर को देख रहे हो तो आपके लिए चैप्टर बहुत इजी है। अगर आप ये पोर्टफोलियो के पहले देख रहे हो तो थोड़ी थोड़ी चीजें अभी भी समझ के चलो, बाद में यही चीजें बहुत डिटेल में क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो चलो, आपके पास में एक असेट है से ABC स्टॉक, ABC का आपके पास में स्टॉक पड़ा हुआ है, उसका कल का जो प्राइस था वो था 100, आज का जो प्राइस है, आज का क्लोजिंग प्राइस है वो 110 डिवाइडेड बाय 100। तो आपने एक दिन में कितना कमा लिया, तो वो गया 10%। राइट? 10% एक दिन का रिटर्न निकला आपका। तो इस तरीके से कैलकुलेट होता है रिटर्न। देन आती है बात रिस्क की। रिस्क को मेजर किया जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन से, इसी को वोलेटिलिटी भी बोलते हैं, वोलेटिलिटी। ठीक है, तो वोलेटिलिटी कैसे होती है, जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूं यहां पे मैं, बहुत ज्यादा इसको डिटेल में नहीं डिस्कस कर सकते क्योंकि ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का पार्ट है। ये एक स्टॉक है और ये एक दूसरा स्टॉक है। ठीक है, यहां पे है प्राइस, यहां पे है टाइम। तो वक्त के साथ में आप रेड वाला जो स्टॉक है वो देख सकते हो बहुत ऊपर नीचे हो रहा है। ऑन द अदर हैंड जो ये ब्लू वाला स्टॉक है, इसको नाम दे देते हैं ब्लू, इसको नाम दे देते हैं रेड। तो रेड कंपनी का जो स्टॉक है वो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे जा रहा है। ऑन द अदर हैंड ब्लू वाले का बहुत ही कम मूवमेंट हो रहा है। गॉट इट? तो जिसका कम मूवमेंट हो रहा है वो कम रिस्की है, जिसका ज्यादा मूवमेंट हो रहा है ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, तो वो ज्यादा रिस्की है। राइट? कम रिस्की ज्यादा रिस्की।
पूरा का पूरा एक मैथमेटिकल सेटअप बना हुआ है। ये जो रिस्क है, ये जो मूवमेंट है, ये बहुत ज़्यादा ऊपर होने वाली जो मूवमेंट है, ऊपर या नीचे होने वाली जो मूवमेंट है, उसको मेजर करने का मेजर बना हुआ है, मतलब कैलकुलेशंस बने हुए हैं, जिसे हम कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस वन। ये फॉर्मूला है, ये पोर्टफोलियो से लिंक्ड है, ठीक है। अभी मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि ये डायरेक्टली वीडियो यूट्यूब के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब मुझे पता नहीं, अगर आप क्लास में पढ़ रहे होते तो मैं तो ये अभी पढ़ा ही नहीं रहा था, अभी तो एंड में पढ़ा रहा था। तो अब जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, मुझे पता नहीं है कि आपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो अगर आपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पढ़ा हुआ है तो आपको ये समझ में आ जाएगा क्या है। अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो आप, मैंने आपको बता दिया कि ये जो वाइब्रेशन है ना, ये ऐसा ऐसा ऊपर नीचे जो जा रहा है, उसको बस मेजर कर रहे हैं हम लोग, और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मेजर किया जाता है। इसी के बाद में यूट्यूब पे ही मैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की रिवीजन भी डालने वाला हूँ, पूरी की पूरी रिवीजन। तो आप क्या करना, अगर मान लो यहाँ पे दिक्कत जा रही है तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की रिवीजन खोल के देख लेना, एक बार रिवाइज कर लेना अगर आपने नहीं किया हुआ है तो, या पहली बार पढ़ रहे हो तो पहली बार पढ़ रहे हो तो क्लासेस पूरी देखनी चाहिए आपके, मेरे हिसाब से तो रिवीजन नहीं करनी चाहिए। सो वो प्रोसीजर ऑप्ट कर लेना, रिवीजन देखो, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की स्टैंडर्ड डेविएशन समझ में आ जाएगा, वहां पे पूरा स्टैंडर्ड डेविएशन का डिस्कशन इन डिटेल है, वो एक बार समझ में आ गया। यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन सेपरेटली डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन से हम लोग रिस्क मेजर करते हैं। तो ये पोर्टफोलियो की भी हो सकती है, ये एक इंडिविजुअल स्टॉक की भी हो सकती है, बट स्टैंडर्ड डेविएशन इज द थिंग जिससे आप मेजर करोगे। गॉट इट? चलो, तो आपको आई होप समझ में आ गया रिस्क और रिटर्न बेसिक्स एंड कैसे कैसे मेजर करते हैं। तब हम थोड़ा थियरी देख लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ रिस्क फेस्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो किस टाइप की रिस्क है जो ऑर्गेनाइजेशन फेस करती है उसे समझना है। मैं बस ओवरव्यू देते चल रहा हूं, और इतना ही ओवरव्यू जो है वो आपके समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी आप वो टेक्स्ट है वो पढ़ लो, ठीक है। तो स्ट्रैटेजिक रिस्क क्या होती है? कंपनी कंटिन्यूअसली ऐसे स्ट्रैटेजीज बनाती है, मान लो बिजनेस एक्सपैंड करना है, कंपनी के पास में 2 प्रोजेक्ट्स आ रहे थे, तो 2 प्रोजेक्ट्स में से कौन सा प्रोजेक्ट को चूज करना है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, किस तरीके से ये पूरी चीजें एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। सो ये जो स्ट्रैटेजी बनती है, कंपनी की स्ट्रैटेजी लेवल या प्लान लेवल की जो रिस्क है, उसको बोलते हैं स्ट्रैटेजिक रिस्क। अ सक्सेसफुल बिजनेस ऑलवेज नीड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड डिटेल्ड बिजनेस प्लान, एंड ये पूरी कहानी लिखी हुई है, आप देखो, ठीक है। इसमें अगर मुझे एग्जांपल देना हो स्ट्रैटेजिक रिस्क का, तो आपने बीपीएल करके कंपनी सुनी होगी। बीपीएल एक पुराने जमाने में टीवीज आते थे, ठीक है। तो वो कंपनी ने कभी भी नया इनोवेशन के ऊपर बहुत ज्यादा काम करने की कोशिश नहीं की। जब फ्लैट स्क्रीन टीवीज आ रहे थे तब वो कंपनी ने क्विकली अडॉप्ट नहीं किया फ्लैट स्क्रीन टीवीज के ऊपर, और वो बड़ा डब्बा ही बनाते रह गई। तो वो जो बड़े डब्बे बनाने वाली कंपनी थी, वो अपनी स्ट्रैटेजी को शिफ्ट नहीं कर पाई टूवर्ड्स द फ्लैट स्क्रीन टीवीज, और वो बन गई उस कंपनी के लिए स्ट्रैटेजिक रिस्क। तो ये हो गया एक एग्जाम्पल। यहाँ पे कोडेक का एग्जाम्पल दिया हुआ है, और शायद किसका दिया हुआ है, जस्ट सेकेंड, एक कोडेक है और एक नोकिया वगैरह का है। नोकिया एक और एग्जाम्पल है, बढ़िया अच्छा खासा सबसे बड़ी नोकिया फोन की कंपनी, ढेरों फोन बनाती थी, ढेरों फोन बेचती थी। आखिर में क्या हुआ, कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि कंपनी ने स्ट्रैटेजी कैसे बनाई कि नहीं, हम विंडोज का फोन बनाएंगे। एंड्रॉइड चल रहा है पूरे मार्केट में, आप विंडोज बना रहे हो, अच्छा चलो डिसाइड भी कर लिया, तो अच्छा बनाना था, वो भी नहीं बना पाए, तो उस चक्कर में पूरी की पूरी कंपनी को बाइंड अप करना पड़ा। तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, ये आता है स्ट्रेटेजिक रिस्क से। तो आप स्ट्रेटेजिक रिस्क में आपको क्या याद रखना है कि जो भी आप स्ट्रेटेजी बनाते हो, दैट इज अ बिजनेस प्लान्स, ठीक है, नए बिजनेस प्लान्स अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग बिजनेस नीड्स। सो ये सारी जो चीजें चेंज हो रही है, उसके हिसाब से आपको अडॉप्ट करना, आपकी स्ट्रेटेजीज बनाना। यहां पे जो कोई भी फेलियर होगा वो बन जाता है स्ट्रेटेजिक रिस्क। स्ट्रेटेजिक रिस्क नेक्स्ट आता है, बाकी आप पढ़ लो, जेरोक्स का भी एक एग्जांपल दिया हुआ है, कंप्लायंस रिस्क। सो हर कंपनी को बहुत सारे कंप्लायंसेस होते हैं, कंपनी लॉ के कंप्लायंसेस होते हैं, इनकम टैक्स के कंप्लायंसेस होते हैं, और फैक्ट्रीज एक्ट के कंप्लायंसेस होते हैं, और 100 टाइप के कंप्लायंसेस है। अगर कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन ये कंप्लायंसेस करने में फेल हो जाती है, आजकल नया एनवायरमेंटल कंप्लायंसेस आ गया, अगर ये कंप्लायंसेस में फेल हो जाती है और उसकी वजह से कंपनी को जो कोई भी रिस्क फेस करनी पड़ी, तो रिस्क का एक मॉनेटरी वैल्यू होता है, उसका एक लॉस का अमाउंट होता है, ठीक है। तो मान लो एनवायरमेंटल कंप्लायंसेस में कंपनी अगर फेल हो गई और उसकी वजह से कंपनी को 1 लाख की पेनाल्टी लग सकती है, तो रिस्क का वैल्यू या क्वांटिटी कितना हो गया, तो 1 लाख, ठीक है। तो रिस्क की क्वांटिफिकेशन भी कर सकते हैं हम लोग। तो ये 1 लाख का रिस्क ले रही है कंपनी,
सो कंप्लायंस रिस्क इज रिस्क रिलेटेड टू ऑल दिस टाइप ऑफ कंप्लायंसेस। कहीं पे भी आप कंप्लायंस करने में फेल हो जाओ, उससे जो कोई भी नुकसान होगा उसे कहते हैं कंप्लायंस। ठीक है, बाकी आप अगेन इंग्लिश आपको आती है, आप पढ़ लो एक बार, और इसमें जो कोई भी पॉइंट्स है उसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा उसमें डिटेल में नहीं जा रहा। नेक्स्ट आता है ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क क्या है? तो ऑपरेशनल रिस्क की एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है जो यहां पे नहीं दी है। तो ऑपरेशनल रिस्क वो रिस्क होती है जो कि मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क नहीं है, उसे कहते हैं ऑपरेशनल रिस्क। मार्केट रिस्क का मतलब होता है आपने जो कोई भी इन्वेस्टमेंट की हुई है और मार्केट में उसके रेट्स जो कुछ भी ऊपर नीचे होते जा रहे हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के रेट्स या इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ऊपर नीचे होगी। मान लो आपने एक पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट किया हुआ है, से एबीसी स्टॉक, या रिलायंस में इन्वेस्ट किया हुआ है, या बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया हुआ है। बहुत बढ़िया टॉपिक है बिटकॉइन, तो आपके रिस्क मैनेजमेंट के टॉपिक के लिए। तो आपने अगर मान लो वहां पे इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया हुआ है, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया हुआ है, या रिलायंस में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो रिलायंस के मार्केट में जो शेयर्स है उसकी जो प्राइस है ऊपर नीचे, देखो आपने अगर 1000 शेयर लिए तो आपके पास तो 1000 शेयर्स है, लेकिन मार्केट में प्राइस ऊपर नीचे होते जा रही है, उसके चक्कर में आपका जो पोर्टफोलियो का वैल्यू है वो ऊपर नीचे होते जा रहा है, बराबर है। तो मार्केट वेरिएबल्स के चेंज होने से जो भी इंपैक्ट आपके पोर्टफोलियो पे पड़ेगा उसे कहते हैं मार्केट रिस्क। ये आती है जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड रिस्क होती है मार्केट रिस्क। देन आती है क्रेडिट रिस्क। मान लो आपने किसी को लोन दिया हुआ है और वो बंदा भाग गया, ठीक है, आपने 1 लाख का लोन दिया आपके दोस्त को और वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में भाग गया, तो ये जो रिस्क हो गई ना, ये होगी क्रेडिट रिस्क, कि आपने लोन दिया था और आगे वाला फेल कर जाएगा लोन के रीपेमेंट में, सो दैट इज अ क्रेडिट रिस्क। तो पहली हो गई मार्केट रिस्क जो मार्केट से रिलेट करती है, दूसरी हो गई, सॉरी, पहली मार्केट रिस्क जो मार्केट के वेरिएबल से रिलेट करती है, दूसरी होगी क्रेडिट रिस्क। एक एग्जांपल दिया मैंने लोन वाला, ठीक है, कि आपका जो कोई भी बकाया है वो आगे वाला चुका नहीं पाएगा, जो भी लाइबिलिटी है टूवर्ड्स आपके, मतलब आपके रिसीवेबल्स जो है वो आपको मिल नहीं पाएंगे, ये होगी क्रेडिट रिस्क। दो रिस्क को साइड में रख दिया, जो कुछ भी बच गया अब इसके बाद में वो सब ऑपरेशनल रिस्क में कवर होता है। तो ऑपरेशनल रिस्क में एग्जांपल के लिए किस टाइप की रिस्क कवर होती है, तो पहला हो गया इंटरनल फ्रॉड्स, एम्प्लॉय ने कोई फ्रॉड किया, तो वो हो गया ऑपरेशनल रिस्क का पार्ट। आपके इंटरनल कंट्रोल्स इतने रोबस्ट नहीं थे, उसके चक्कर में आपके कंपनी को नुकसान हो गया, वो हो गया ऑपरेशनल रिस्क। देन उसके बाद में मान लो कोई अर्थक्वेक आ गया, बाढ़ आ गई, किसी भी टाइप का नेचुरल डिजास्टर हो गया, सो उन सब टाइप से जो कोई भी आपको नुकसान होगा दैट विल बी कवर्ड अंडर द ऑपरेशनल रिस्क। और कुछ आप सोच सकते हो जो कि मार्केट और क्रेडिट में नहीं फिट बैठता, वो सब ऑपरेशनल रिस्क में कवर कर लिया जाता है। अब रिसेंटली, मतलब 2008 के पहले ऐसा नहीं होता था, सब कुछ ये जो था मार्केट, क्रेडिट, ऑपरेशनल, दोनों को हटाओ, बच गया वो ऑपरेशनल। एक्चुअल डेफिनेशन भी ऐसी लिखी हुई है, पता है ऑपरेशनल रिस्क की डेफिनेशन क्या है, कि जो मार्केट और क्रेडिट रिस्क नहीं है वो सब ऑपरेशनल रिस्क है। अब ये जो ऑपरेशनल रिस्क है, ऑपरेशनल रिस्क के दो पार्ट्स बन चुके हैं। पहला पार्ट हो गया ऑपरेशनल रिस्क, मतलब वही, दूसरा पार्ट हो गया लिक्विडिटी रिस्क। तो आप कंपनी जब मैनेज कर रहे हो अपनी, मान लो अगले महीने में आपकी टोटल लाइबिलिटी जो आपको पे करनी है वो 1 करोड़ की, और अगले महीने में आपके पास में कैश बैलेंस रहने वाला है सिर्फ 10 लाख। 1 करोड़ को पे करना है, 10 लाख बचा हुआ है, गैप है 90 लाख का। तो आपके पास में ऑप्शन क्या है कि कहीं से लोन लेके आओ, कोई लोन आपको देने नहीं वाला, तो आपके पास में लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ गई। लिक्विडिटी की प्रॉब्लम मतलब आपके पास में इतना फंड्स नहीं है कि आप लाइबिलिटी को पे कर पाओ, ठीक है। तो वो जो आगे वाला बंदा है ना, मतलब जिसको आपको पैसे वापस करने, उसके लिए तो वो क्रेडिट रिस्क हो गई, लेकिन आपके लेवल पे, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे, दिस इज लिक्विडिटी की रिस्क। ये अगेन मैंने बहुत जेनेरिक एग्जांपल दिया, जब हम लिक्विडिटी पढ़ेंगे यहाँ पे तो मैं लिक्विडिटी का एक और एग्जांपल दूंगा आपको, अलग वाला एग्जांपल दूंगा, ठीक है, जो कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। तो ऑपरेशनल रिस्क में अगेन आप पढ़ सकते हो कि ऑपरेशनल रिस्क इज द इंटरनल रिस्क, ओके, विच रिलेट्स टू फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ कंपनी टू कोप अप ऑन डे टू डे ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स। तो इसमें बाकी सारी चीजें भी कवर हो जाती है, और ये एम्प्लॉय फ्रॉड वाला पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे, फैक्ट्री में आग लग जाना ऑपरेशनल रिस्क है, और 10-15 टाइप की चीजें जो भी दिमाग में आता है वो सब ऑपरेशन, क्वेश्चन आया ना तो ये सब फेंक के आ जाना ऑपरेशनल रिस्क में, बहुत बड़ा स्पेस है ऑपरेशनल रिस्क में फेंकने का। दूसरा जो पार्ट है, ये जो 3 रिस्क के बाद में चौथा पार्ट है, सॉरी नॉट दूसरा, इज दी फाइनेंशियल रिस्क। और फाइनेंशियल रिस्क में फिर सब डिविजन्स किए हुए हैं, ठीक है। तो सब डिविजन्स क्या क्या है फाइनेंशियल रिस्क के, काउंटर पार्टी रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, करेंसी रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, ठीक है।
चलो तो पढ़े फाइनेंशियल रिस्क। तो फाइनेंशियल रिस्क वो रिस्क है कि जिससे डायरेक्टली आपको फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं। अब कोई बोलेगा कि रिस्क तो वही होती है ना जिसमें डायरेक्टली आपको फाइनेंशियल लॉसेस हो, नहीं, गलत। अब ऑपरेशनल रिस्क में एक एग्जांपल देखो कि आपकी कंपनी, एक आप इन्वेस्टमेंट फंड हो, ठीक है, एग्जांपल के लिए सो लाइक से 100 करोड़ आप मैनेज करते हो, बड़े बड़े अमीर लोग हैं, वकील हैं और बहुत सारे लोग हैं आपके इसमें। अब आपकी कंपनी में फ्रॉड हुआ, आपकी कंपनी में एक फ्रॉड हुआ और वो फ्रॉड पब्लिक हो गया। आपका पूरा बिजनेस जो है ना, आप जो फंड चलाते हो, इन्वेस्टमेंट फंड चलाते हो, वो पूरा का पूरा फंड का डिपेंडेंस है ट्रस्ट के ऊपर, लॉयल्टी के ऊपर। और आपकी कंपनी में अगर फ्रॉड हो जाता है तो लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, आपकी रेपुटेशन लॉस हो गई। हो सकता है आपको फाइनेंशियल लॉस नहीं भी हुआ तो भी आपकी रेपुटेशन तो गई। वो रेपुटेशन से जो आपको इनडायरेक्ट फाइनेंशियल लॉस होगा उसको हम डायरेक्ट थोड़ी बोलेंगे, राइट। डायरेक्ट लॉस क्या हुआ कि एक कंपनी 1 करोड़ लेके भाग गया, डायरेक्ट लॉस है। दूसरा, मान लो वो लेके भाग गया, आपने पैसा रिकवर कर लिया, अब डायरेक्ट लॉस हुआ आपको? नहीं हुआ, लेकिन वो न्यूज पब्लिक हो गई। न्यूज पब्लिक हो गई तो लोगों का भरोसा नहीं रहा आपके ऊपर। लोगों का भरोसा नहीं रहा तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस अफेक्ट करेगा, लेकिन इनडायरेक्टली करेगा। सो ऑपरेशनल रिस्क में इनडायरेक्ट इंपैक्ट हो सकता है। कंप्लायंस रिस्क में इनडायरेक्ट इंपैक्ट हो सकता है। कैसे? कंपनी ने बोला, ये रेगुलेटर्स ने बोला, सेबी ने बोला, देख पैसे वैसे तू रख, चलो सब डायरेक्टर अंदर, जेल के अंदर, पूरी रेपुटेशन गई। कंप्लायंस रिस्क में भी हो सकता है, डायरेक्ट लॉस भी हो सकता है, लेकिन इनडायरेक्ट लॉस भी हो सकता है। लेकिन फाइनेंशियल रिस्क में स्पेसिफिकली फाइनेंस से रिलेटेड लॉस होगा, मॉनिटरी लॉस डायरेक्टली होगा। तो लॉस जो कि मॉनिटरी हो सकता है डायरेक्टली, वो आता है फाइनेंशियल रिस्क के पार्ट में। अब देखो एक चीज समझ के चलो कि दो रिस्क इंटरलिंक्ड हो सकती है, एक ही इवेंट में दो टाइप की रिस्क जनरेट हो सकती है, पॉसिबल है, ठीक है। ये सब हम डिस्कस करेंगे जब हम केस स्टडीज पढ़ेंगे तब, अभी इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सो फाइनेंशियल रिस्क में पहला वाला है काउंटर पार्टी रिस्क। इसी काउंटर पार्टी रिस्क को क्रेडिट रिस्क के भी फॉर्म में बोला जाता है। तो क्रेडिट रिस्क क्या है? आगे वाली पार्टी आपका पेमेंट नहीं करेगी, ये हो गई काउंटर पार्टी रिस्क। तो आगे वाली जो पार्टी होती है ना, जिस पार्टी का आपको देना बनता है, मान लो आपका एक क्लाइंट है जो आपको, नहीं क्लाइंट गलत हो गया, आपका एक क्या बोलेंगे, आपका एक वेंडर है, वेंडर भी नहीं हो रहा यार, हाँ क्लाइंट ही तो सही था ना यार, कैसे कर रहा हूँ मैं। आपका एक क्लाइंट है, बढ़िया ऑडिट ऑडिट का सर्विस पूरा प्रोवाइड कर दिया आपने, 10 लाख की ऑडिट फीस है, शानदार ऑडिटर हो आप। तो 10 लाख की जो वो ऑडिट फीस है, वो बंदा आपके लिए काउंटर पार्टी हो गया और आपके लिए 10 लाख रिसीवेबल है। वो बंदा फेल कर गया आपको पेमेंट करने में, दैट इज अ काउंटर पार्टी रिस्क। ये मैंने जनरलाइज एग्जांपल दिया, बट ये स्पेसिफिकली यूज होता है बैंक्स के केस में। जब बैंक्स लोन देती है, क्रेडिट कार्ड लोन, कार लोन, होम लोन, जो कोई भी लोन है, और जब एम्प्लॉयज जो जो बोरोवर्स है वो फेल कर जाते हैं लोन का पेमेंट करने में, तो उसे कहते हैं काउंटर पार्टी रिस्क। बैंक के लिए वो सारे जो बोरोवर्स है वो काउंटर पार्टी है, ठीक है। एंड देन बैंक है, ऑब्वियसली बैंक के लिए काउंटर पार्टी। ठीक है, सो आप इसको पढ़ो। दिस रिस्क occurs due to non-honoring of obligations by counterparty, which can be failure to deliver the goods for the payment already made, or vice versa, or repayment of borrowing and interest। ठीक है, सब मैंने एक बार में कवर कर दिया था, अब आपको वही लिखना है इसको। सो दिस रिस्क जो है, ये जो रिस्क है, ये क्रेडिट रिस्क के अंडर में कवर होती है, दैट इज डिफॉल्ट बाय काउंटर पार्टी। देन आती है पॉलिटिकल रिस्क। तो पॉलिटिकल रिस्क मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी टाइप का नुकसान हो सकता है ड्यू टू पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल डिसीजंस एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज इन दैट पर्टिकुलर जियोग्राफी, कंट्री और लोकेशन। उस पर्टिकुलर लोकेशन में, जियोग्राफी में, या किसी भी जगह पे उस पर कंट्री में आपके पॉलिटिकल मूवमेंट्स की वजह से जो कुछ भी लॉस होगा। एग्जाम्पल देता हूं मैं इसका। मान लो पहले कांग्रेस थी 2014 के पहले, तो कांग्रेस के कुछ फेवरेट बिजनेसमैन थे, बहुत सपोर्ट कर रहे थे। उसके बाद में 2014 में आ गई बीजेपी। क्या वो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सच मार्केट लेवल पे कुछ चेंज हुआ? नहीं हुआ, लेकिन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है उस कंट्री का, हमारी कंट्री का, वो चेंज हो गया। जैसे ही पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चेंज हो गया, अब बम्बू पड़ेगा उनको, है ना। तो ये वाली जो रिस्क है, ये पॉलिटिकल रिस्क हो गई कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चेंज होने से जो रिस्क आती है।
तो यहां पे लिखा हुआ है ओवरसीज इन्वेस्टर्स के लिए, बट ये लोकली भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। जनरली दिस टाइप ऑफ रिस्क इज फेस्ड बाय ओवरसीज इन्वेस्टर as the adverse action by government of the host country that may lead to huge losses। जैसे कि मैं कह रहा हूं आपको एग्जाम में लिखना है कि ओवरसीज इन्वेस्टर्स के लिए, बट जैसे मैंने एग्जांपल आपको दिया ना कि लोकली भी हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं है कि ओवरसीज में ही होगा। मतलब आप यूएस में इन्वेस्ट करोगे तभी आपको पॉलिटिकल रिस्क फेस करनी पड़ेगी, ऐसा जरूरी नहीं है। आपकी कंट्री में भी पॉलिटिकल रिस्क हो सकती है। क्या हो सकता है इसमें? कॉन्फिस्केशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ ओवरसीज प्रॉपर्टीज, क्या है, रेशनिंग ऑफ रेमिटेंस टू होम कंट्री, then restrictions on conversion of local currency of the host country into foreign currency, then restriction on borrowings, then invalidation of patents, price control of products। तो बहुत सारी चीजें इसमें आती है। इस टाइप के डिसीजन एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ले सकती है। देन आता है इंटरेस्ट रेट रिस्क। तो इंटरेस्ट रेट रिस्क जो है वो स्पेसिफिकली रिलेट करती है इंटरेस्ट रेट से। तो किस टाइप का एग्जांपल हो सकता है इंटरेस्ट रेट रिस्क में? मान लो आपने आप बहुत बड़ी कंपनी हो, आपने 100 करोड़ का लोन लेके रखा हुआ है एट द रेट ऑफ 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हो गया 7%। नुकसान हो रहा है आपको आपके 100 करोड़ के ऊपर। तो ये जो 2% बढ़ गया वो है आपका नुकसान, इसे कहते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क। तो इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या बनी? रिस्क जो कि जनरेट होती है इंटरेस्ट रेट के ऊपर नीचे होने से, जिससे मतलब आपका लॉस होने लग जाएगा अगर इंटरेस्ट रेट में फ्लक्चुएशन आता है तो वो हो गई आपकी इंटरेस्ट रेट रिस्क। इसी को आप बैंक के एंगल से भी समझ सकते हो। बैंक ने फ्लोटिंग रेट पे या वेरिएबल रेट पे लोन दे के रखा हुआ है। करंटली जो है वो बैंक जमा करती है 6% के रेट पे, मतलब जो लोन के ऊपर इंटरेस्ट रेट अप्लीकेबल है वो 6% है। मान लो वो इंटरेस्ट रेट कम होकर 4% हो गया तो बैंक को नुकसान होगा। तो बैंक उल्टे तरीके से एक्सपोज्ड है। तो इंटरेस्ट रेट कम होता है तो बैंक को नुकसान होता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो बोरोवर को नुकसान होता है। सो ये हो गया एक जनरल एग्जांपल कि इंटरेस्ट रेट के फ्लक्चुएशन के होने की वजह से जो कोई भी लॉसेस होते हैं उसे कैटेगराइज किया जाता है इंटरेस्ट रेट रिस्क के अंडर। इसी तरीके से अगर आप जब आप बॉन्ड्स का सेक्शन पढ़ोगे या बाकी फिक्स इनकम डेरिवेटिव्स या सिक्योरिटीज होती है, स्वैप्स का सेक्शन पढ़ोगे जो हमारे करिकुलम में अदर टॉपिक्स है जो फिक्स इनकम से रिलेटेड है, तो वहां पे इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट होने की वजह से भी लॉस जनरेट होते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि इंटरेस्ट रेट हमेशा सिर्फ बोरिंग एंड लेंडिंग से ही रिलेटेड हो। इंटरेस्ट रेट डिपेंडेंट जो सिक्योरिटीज है, मान लो आपने बॉन्ड खरीद रखा हुआ एक कंपनी से, तो वो भी इंटरेस्ट रेट रिस्क की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। सो सारा इंटरेस्ट जो भी इंटरेस्ट रेट डिपेंडेंट असेट्स, सिक्योरिटीज, ये सब जो है उनके ऊपर इंटरेस्ट रेट रिस्क अप्लीकेबल होता है। अगेन आप पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा। देन आता है करेंसी रिस्क। करेंसी रिस्क स्पेसिफिकली ओवरसीज रिस्क के ऊपर अप्लीकेबल है। मान लो आज आपने एक आपका इन्वेस्टमेंट है यूएसए में 100 करोड़ का, ठीक है। आज रेट क्या चल रहा है? 77 के आसपास में। तो 100 करोड़ अगर आज आप अपनी बैलेंस शीट में लेके आते हो तो कितना बना? 7700। तो आपकी इतने करोड़ की एसेट है। मान लो कल चल के 1 महीने बाद में ये जो रेट है डॉलर का रुपीज में, ये जो रेट है ये कम होके हो गया 72। तो ये बनेगा 7200 करोड़। तो अब आपकी प्रॉपर्टी, आपकी एसेट जो है वो कम हो गई, 7200 करोड़ से बच गई। पहले कितनी थी? 7700 करोड़। 7700 करोड़ अब 7200 करोड़। क्या आपकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज हुआ? कुछ भी नहीं। क्या आपके बिजनेस में कोई चेंज हुआ? कुछ भी नहीं। बस यार ये करेंसी के चेंज होने की वजह से नुकसान होते जा रहा है, ठीक है। तो करेंसी के फ्लक्चुएशन की वजह से जो कुछ भी आपकी कंपनी को नुकसान है, ऑर्गेनाइजेशन को जो नुकसान झेलना पड़ेगा, उसको कहते हैं करेंसी रिस्क। फिर आता है लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट है लिक्विडिटी रिस्क। तो लिक्विडिटी रिस्क में जैसे कि हमने डिस्कस किया था अभी थोड़ी देर पहले कि आपको पेमेंट करना है, मान लो 100 करोड़ का और आपके पास में 10 लाख ही है, तो आप नहीं कर पाओगे। वो गया एक एग्जांपल लिक्विडिटी रिस्क का। दूसरा एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। मान लो आपने अपनी शादी के लिए, बहुत बेकार एग्जांपल दे रहा हूं मैं, अपनी शादी के लिए 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करके रखा था। वो 10 लाख का इन्वेस्टमेंट 3 साल पहले किया था। आज उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 15 लाख, ठीक है, रुपीज में, डॉलर में, ठीक है। डॉलर में 15 लाख डॉलर में शादी करोगे, बाप रे, अंबानी वाली शादी हो जाएगी आपकी। तो आपने 15 लाख का आज वो आपका इन्वेस्टमेंट है। मान लो सडनली मार्केट में ऐसी कंडीशंस होगी कि जब आप इसको बेचने निकले तो वो शेयर्स खरीदने वाला ही कोई नहीं है। ये जो आपकी इन्वेस्टमेंट शेयर्स में आपने की थी वो कोई खरीद नहीं रहा है आपसे। तो यार अब जब कोई खरीद नहीं रहा है इन्वेस्टमेंट को, तो आपकी तो दिक्कत हो गई, है ना।
तो जो आप नहीं बेच पा रहे हो वो लिक्विडिटी प्रॉब्लम है, कि आप अपनी असेट को लिक्विडेट नहीं कर पा रहे हो, सो दैट इज द लिक्विडिटी रिस्क। ठीक है, so broadly liquidity risk can be defined as inability of the organization to meet the liabilities whenever they become due। तो ये हो गया पहला एग्जाम्पल जो मैंने पहले दिया था। दूसरा एग्जाम्पल भी लिक्विडिटी रिस्क के अंडर में ही आता है, जो कि आपकी तो लाइबिलिटी क्या थी आपकी, सिंपली अगर पूछूं तो शादी करना है आपको, राइट, पैसा नहीं रहा तो शादी नहीं हो पाएगी, नहीं तो लड़की भगा लो, मतलब सजेशन नहीं है मेरा, लाइक पॉसिबल है करना है किसी को तो, है ना। सो पैसे बच जाएंगे तो लिक्विडिटी रिस्क आपके लिए नहीं रहेगी फिर, है ना। सो देखो, तो लिक्विडिटी रिस्क क्या हुई, लिक्विडिटी रिस्क आप अपनी एसेट को वाइंड अप करके मतलब बेच नहीं पा रहे हो और उसकी वजह से कोई आपकी लाइबिलिटी है वो आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो। एंड अगेन सिमिलर एग्जांपल कि आपके पास में कुछ एसेट्स है वो आप बेच के जो आपकी लाइबिलिटी है वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हो। जो मैंने एग्जांपल दिया था ना, 100 करोड़ की लाइबिलिटी है आपकी, अगले महीने आपको उतना पेमेंट करना है और आपके पास में 10 करोड़ ही कैश है। तो इस एग्जांपल में एक और चीज ऐड कर देता हूं मैं, आपके पास में 1000 करोड़ की एसेट्स है, 1000 करोड़ की एसेट्स, 10 करोड़ का कैश। ठीक है, तो मतलब टोटल फिक्स्ड एसेट कितनी हुई आपकी, 9000 करोड़ ना, 990 करोड़ की आपके पास में टोटल फिक्स्ड एसेट्स है। आप वो इतनी जल्दी बेच नहीं सकते, 990 करोड़ आपका प्रॉपर्टी आप बेच नहीं सकते, एसेट बेच नहीं सकते, तो आप लिक्विडेट नहीं कर पाओगे, आपके पास में 100 करोड़ की लिक्विडिटी आएगी नहीं। तो आप एज ए कंपनी तो बहुत रोबस्ट हो, एसेट लाइबिलिटी पोजीशन आपकी बहुत बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। प्रॉब्लम क्या होगी कि आपकी वो लाइबिलिटी फुलफिल करने के लिए आपके पास में उतना पैसा नहीं, उतनी कैश नहीं, उतना लिक्विड नहीं है, सो दैट्स अ लिक्विडिटी रिस्क। So this risk mainly arises when the organization is unable to generate the adequate cash flows and whatever पढ़ लो आप समझदार हो। देन आता है इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क, इवैल्यूएशन ऑफ द फाइनेंशियल रिस्क। तो ये जो इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क है, ये वाला पार्ट स्पेसिफिकली पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही इंस्टीट्यूट स्पेसिफिक है। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट ने जो बोला हुआ है उसी एंगल से आपको पढ़ना है, बाकी दूसरा कोई एंगल लगाने की जरूरत नहीं है। सो फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू, देन आता है फ्रॉम द कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम द गवर्नमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो इवैल्यूएशन ऑफ द फाइनेंशियल रिस्क। So major stakeholders of the business are equity shareholders and they view financial gearing, that is ratio of debt in capital structure of the company, as risk, since in the event of winding up of the company they will be least prioritized। तो यहाँ पे पहला समझो कि स्टेक होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ पे बेटर वर्ड होना चाहिए था शेयर होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि स्टेक होल्डर में कौन कौन आता है, स्टेक होल्डर में शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, सप्लायर्स, वेंडर्स, एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट सब आ गए। ठीक है, तो ये पॉइंट होना चाहिए था स्पेसिफिकली शेयर होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू के एंगल से। बट शेयर होल्डर्स में मेजोरिटी जो स्टेक होल्डर्स होते, मतलब शेयर होल्डर्स आर मेजोरिटी स्टेक होल्डर्स। ठीक है, तो शेयर होल्डर्स के लिए सबसे बड़ा कंसर्न क्या है कि लाइबिलिटी या डेट कंपनी में इतना बड़ा हो जाएगा या इतना ज्यादा हो जाएगा कि इन केस ऑफ वाइंडिंग अप उनको अपना पैसा मिलेगा नहीं, क्योंकि इक्विटी सबसे लास्ट प्रायोरिटी पे जाता है, डेट पहले क्लियर होता है जब भी वाइंडिंग अप होगा। तो इस पर्टिकुलर रीजन से उनके ऊपर रिस्क हो सकती है। तो स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर जो है वो रिस्क को इस तरीके से एनालाइज करेगा, वो चाहेगा कि डेट कंपनी में कम से कम, डेट का एक और एडवर्स इंपैक्ट होता है क्योंकि डेट के ऊपर आपको इंटरेस्ट रेट का पेमेंट करना है, वो जो इंटरेस्ट रेट का आप पेमेंट कर रहे हो वो एक्चुअली वैसे देखा जाए तो शेयर होल्डर की कमाई में से तो जा रहा है, राइट। अगर डेट नहीं होता तो वो सब तो शेयर होल्डर को मिलता, तो इस वजह से भी उनके लिए वो सब रिस्क में आता है, मतलब प्रॉब्लमैटिक लगता है उनको। ओके, इवन फॉर लेंडर एग्जिस्टिंग गियरिंग is also risk, since the company having high gearing faces more risk in default of payment of interest rate on the principal। अब इसी चीज को स्टेक होल्डर्स में मैंने जैसे बोला कि क्रेडिटर्स भी आ जाते हैं और सप्लायर्स भी आ जाते हैं। क्रेडिटर्स मतलब बैंक्स जो कि भी लोन दे रहे हैं बैंक को, कंपनी को। सो यहाँ पे देखो कि एक पर्टिकुलर लेंडर है, वो कभी भी नहीं चाहेगा, लेंडर मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन को एक ने लोन दे के रखा हुआ है, कंपनी ने, बैंक ने लोन दे के रखा हुआ है, तो वो कभी भी नहीं चाहेगा कि आप और लोन देते जाओ। अगर आप ज्यादा लोन लेने लग गए, आपकी कंपनी फेल हो गई, देखो ऐसा नहीं कि शेयर होल्डर को ही नुकसान होगा, नुकसान तो मुझे भी, मतलब अगर मैं हूं, मैंने आपको अगर आपकी कंपनी को लोन दिया हुआ है, मैं एक बैंक हूं, मैंने आपकी कंपनी को लोन दिया हुआ है, अगर आपकी कंपनी डूब गई तो नुकसान नुकसान तो मुझे भी हो सकता है ना यार, पॉसिबल है, राइट। सो ये जो पर्टिकुलर पॉसिबिलिटी है वो आती है फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू, ये सारी प्रॉब्लम्स है। ठीक है, नेक्स्ट, कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू। सो इफ कंपनी बोरोज excessive or lend to someone who defaults,
मतलब बोरो ज्यादा कर लिया, अब इंटरेस्ट का खर्चा बहुत बढ़ गया, या किसी को दे दिया वो पैसे लेके भाग गया, दोनों चीजें। सो इट कैन बी फोर्स्ड इनटू लिक्विडेशन, वाइंडिंग अप हो सकता है कंपनी का। एंड देन थर्ड, फ्रॉम द गवर्नमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, so from the government's point of view, the financial risk can be viewed as a failure of any bank or downgrading of any financial institution, leading to spread of distrust among the society at large. जैसे बैंक्स फेलियर हुए थे, ठीक है, बीच में जब भी बैंक का कोई फेलियर होता है ना, तो वो एक बैंक डूबती है लेकिन सफर सारी बैंक को करना पड़ता है, क्योंकि लोगों का भरोसा कम हो जाता है। अगर लोगों का भरोसा बैंकिंग सिस्टम से कम हो गया तो गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी चैलेंज बन जाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट के लिए ये रिस्क है। तो फाइनेंशियल रिस्क जो है वो गवर्नमेंट के लिए इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाना चाहिए। सो इवन दिस रिस्क ऑल्सो इंक्लूड्स विलफुल डिफॉल्टर्स। अब देखो क्या है ना, बता देता हूँ मैं आपको। जब मैंने ये पढ़ाना शुरू किया ना टॉपिक, तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं जो कंटेंट लिखा हुआ है उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूँगा, ठीक है। बट वो कैसा ना, खून थोड़ा थोड़ा खौलता है तो कमेंट करना बनता है मेरा। ये पूरा का पूरा चैप्टर जो लिखा हुआ है ना, इतना कचरा लिखा हुआ है, इतना कचरा, मतलब भगवान ही जाने किस इंसान ने लिखा हुआ है। मतलब ना सिर है ना पैर है, पॉइंट्स लिखे हुए, पॉइंट्स बराबर लिखे हुए, लेकिन वो जो लिंक होता है ना कि एक पॉइंट ने आपको अपना उसका मैसेज जो है वो कन्वे कर दिया, वो लगभग कहीं पे नहीं होता है, लगभग कहीं पे नहीं, लेकिन एग्जाम में तो आपको याद रखना पड़ेगा। राइट, गॉट इट। चलो, वैसे और भी बहुत सारे हैं कमेंट मुझे करने के लिए, बट छोड़ो, ये सब बातें नहीं करेंगे, नहीं तो आपको लगेगा कि मैं बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ ये जिस तरीके से चीज़ें लिखी हुई है। ठीक है, चलो, तो ये एक वैल्यू एट रिस्क दिया हुआ है, वैल्यू एट रिस्क का जो डिस्कशन है। सो इंस्टेड ऑफ ये इस तरीके से, पहले इस तरीके से मैं करवा देता हूँ, फिर मैं अपने तरीके से करवाता हूँ, ठीक है। सो वैल्यू एट रिस्क इज अ मेजर ऑफ रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट given the normal market condition in a set of period, भगवान क्या ही लिख रहे हैं, says one day it estimates how much an investment might lose। ठीक है यार, चलो, नहीं हंसना चाहिए ऐसे, ठीक है। एंड दिस इन्वेस्टमेंट कैन बी पोर्टफोलियो, कैपिटल इन्वेस्टमेंट और फॉरेन एक्सचेंज etc। वो आंसर्स टू बेसिक क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलो, ये ऐसे ही पढ़ना मेरे हिसाब से इतना कोई ठीक नहीं है, तो हम क्या करेंगे, मेरे तरीके से पढ़ेंगे। और मेरा तरीका बहुत बढ़िया है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया है। आप एक फंड चलाते, इन्वेस्टमेंट फंड, उसमें मैंने 10 लाख इन्वेस्ट कर दिया, तो ऑब्वियसली अब आपको डिसीजन लेना है कि ये मेरा 10 लाख है वो आप कहाँ डालना चाहते हो, ठीक है। मतलब कुएं में डालना है, कुएं में डालो, और जहाँ पे भी आपको लगता है अच्छी आपकी श्रद्धा के हिसाब से, लाइक बैंक निफ्टी में डालना है, बैंक में इन्वेस्ट करना है, इंडेक्स में डालना है, जैसे भी आपको लगे, जहाँ पे भी आपको लगे आप इन्वेस्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा बस सवाल ये है आपसे कि भैया आप बताओ मुझे, आप जिस भी स्ट्रैटेजी में इन्वेस्ट करने वाले हो, ठीक है, तो स्ट्रैटेजी के हिसाब से मुझे लॉस कितना हो सकता है, मेरा ये 10 लाख के ऊपर लॉस कितना हो सकता है। मैंने क्या पूछा, मुझे लॉस कितना हो सकता है। तो आपने पूछा, पहली बात तो ये बताओ कि कितना लॉस मैं बियर करना चाहता हूँ, मतलब कितना लॉस ले सकता हूँ मैं। मैंने बता दिया कि भैया 1 लाख तक के चलता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आपने एक पोर्टफोलियो का स्ट्रैटेजी बनाया कि ऐसे ऐसे इन्वेस्ट करेंगे, और फिर उसके हिसाब से आप आए मेरे पास में और आपने मुझे बताया कि मैं, मतलब मेरे पोर्टफोलियो पे मैक्सिमम 50,000 का लॉस होगा। तो बोला क्या बकवास बात है ये, 50,000 का लॉस मतलब क्या ऊपर नीचे कुछ तो होगा। और मतलब ऊपर नीचे होगा ना यार, कि 50,000 के लॉस कैसे होगा, तो 60 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, राइट। तो फिर आपने मुझे बताया कि देखो ये जो है, दिस इज बेस्ड ऑन 95% ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल। 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है ये 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल,
तो 95% कॉन्फिडेंस का मतलब होता है, ये ग्रामेटिकल कॉन्फिडेंस नहीं है, ये टेक्निकल कॉन्फिडेंस है। टेक्निकल कॉन्फिडेंस मैथमेटिकली निकलता है, नॉट ग्रामेटिकली, बट मैं ग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करता हूं आपको। आप मुझे एक 95% का अश्योरेंस दे रहे हो, 95% तक के, मतलब सिर्फ मैं 100% कॉन्फिडेंट हूं, समझ रहे हो फीलिंग को, समझ रहे हो? तो वैसे ही आप 95% कॉन्फिडेंट हो कि जो लॉस होगा वो 50,000 तक के होगा। मैंने बोला ठीक है यार, चल 95% कॉन्फिडेंट है ना, 99% कॉन्फिडेंस के साथ में बता। देखो यार, ऐसा था ना कि 95% के हिसाब से तो मैंने आपको बता दिया 50,000, या आप मुझे बोल रहे हो 99 के हिसाब से ना, मेरे हिसाब से 65,000 का लॉस होगा आपको, ऐसा आप बोल रहे हो मुझे कि 99%। तो मैं 99% कॉन्फिडेंस से आपको बता रहा हूं कि जो लॉस होगा वो 65,000 का होगा। अब मेरा क्वेश्चन आएगा, अब बचे हुए 1% का क्या? तो बचे हुए 1% का आंसर होता है कितना भी, वो जो 1% है ना ऊपर का, उसमें लॉस कितना भी हो सकता है। तो वैल्यू एट रिस्क आपको बताता है एट अ सर्टेन कॉन्फिडेंस लेवल, एक स्पेसिफिक कॉन्फिडेंस पे, कि मैक्सिमम लॉस कितना होगा। ओके,